Like and subscribe my channel and press the bell icon for latest update. लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्लास 10th में भूगोल विषय के अंतर्गत पहला पाठ जो है अध्याय फर्स्ट संसाधन एवं उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग चलते हैं कि संसाधन क्या है। तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हो संसाधन कहे जाते हैं। फिर से जानिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हो संसाधन कहलाते हैं। जैसे घर, मकान, पेड़ पौधे, जल, वायु, पशु पक्षी, कृत्रिम एवं प्राकृतिक वस्तुएं, ये सारे जो है मानव के लिए उपयोगी हैं, अतः यह हमारे लिए संसाधन हैं। अगला बात आती है कि संसाधनों के प्रकार। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधनों को मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है हमारा वो है प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थ जिसका उपयोग मानव अपने लिए करता है वो सारी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कही जाती है। जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, हवा, ये सारी वस्तुएं जो है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मानवकृत संसाधन। इन प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा मानव अपने गुणों से जो नई नई वस्तुओं का संरचना कर निर्माण करता है उसे मानवकृत संसाधन कहते हैं। जैसे आप लोगों के क्लास में जो बेंच डेस्क है, ये पेड़ पौधों के द्वारा इसका निर्माण किया गया, जिससे इसकी क्वालिटी में परिवर्तन कर इसकी उपयोगिता को बढ़ाया गया। वैसे सारे संसाधन जो है मानवकृत संसाधन होते हैं। रोड है, बस है, आपका विद्यालय है, जो भी है जो मानव के द्वारा बनाया गया है, ये सब मानवकृत संसाधन हैं। तीसरा है मानवीय संसाधन। मानव स्वयं एक संसाधन के रूप में है। मानव अपने ज्ञान, बुद्धि, कौशल एवं तकनीक का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है तथा उसकी उपयोगिता को बढ़ाता है। मानव अपने शारीरिक एवं मानसिक श्रम के द्वारा वस्तुओं के गुणों में परिवर्तन करता है, जिससे वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ जाती है। वस्तु एवं सेवाओं की उपयोगिता बढ़ जाती है। इस आधार पर मानव भी एक संसाधन है। इस प्रकार हम लोगों ने संसाधनों को 3 प्रकार देखे। अब हम लोग संसाधनों को वर्गीकरण को कई आधार लेते हैं कि कई आधारों पर संसाधनों को वर्गीकरण किया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला देखते हैं कि उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उसमें जो भी उपलब्ध हैं उन उपलब्धता के आधार पर 2 वर्गों में इसको बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानवकृत संसाधन। वैसे संसाधन जो प्राकृतिक में हमें प्रकृति द्वारा ईश्वरीय रूप से प्राप्त हुई है,
जिसे हमें कोई आर्थिक मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल है, मिट्टी है, सूरज का प्रकाश है, वायु है, समुद्र है, ये सब जो है हमारा प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। खनिज है। दूसरा है मानवकृत संसाधन। इन प्राकृतिक संसाधनों का अपने गुणों, कौशल, तकनीकी का प्रयोग करके उनके क्वालिटी एवं गुणवत्ता में परिवर्तन लाकर और उसमें जो परिवर्तन लाता है, जो बहुमूल्य बनाता है, उसे हम मानवकृत संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जब हम सोलर एनर्जी बनाते हैं तो वो सोलर एनर्जी मानवकृत संसाधन हुआ। जल से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बिजली जो उत्पादन करते हैं, वो मानव संसाधन है। खनिज जो कच्चा माल होता है, खनिज, उसको हम उत्पादन कर और उससे जो बहुमूल्य पदार्थ बनाते हैं, ये हमारा मानवकृत संसाधन हुआ। अब चलते हैं स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सारी वस्तुएं जिनके अंतर जीव की मात्रा हो, उसे जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये सारे जो होते हैं, पशु पक्षी, ये सब जो है जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक संसाधन वैसी वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स, जिनके अंदर जीव नहीं होता है लेकिन वे मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उन्हें हम अजैविक संसाधन कहते हैं। इसके अंतर्गत खनिज है, और इसके बाद सूखी लकड़ी है, आपका संसाधन है, घर है, आपका संसाधन है, सड़कें हैं, ये अजैविक संसाधन हो गए। तीसरा हम लोग चलते हैं पुनः प्राप्ति के आधार पर। पुनः प्राप्ति के आधार पर भी संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग कर सकते हैं, अतः इन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग करने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और पुनः उपयोग करने के लिए इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं, वैसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिसके अंतर्गत पेट्रोलियम, कोयला, एक बार पेट्रोलियम का अगर हम उपयोग कर लेते हैं तो फिर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कोयला एक बार जलाते हैं तो फिर कोयला को पुनः कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोयला अनवीकरणीय संसाधन हुआ। अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार वर्गों में बांटा गया है। पहला है निजी संसाधन। वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व प्राप्त हो, किसी खास व्यक्ति का अधिकार प्राप्त होने वाले संसाधनों को निजी संसाधन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का कार, उसकी खास साइकिल, मोटरसाइकिल, उसका बैग, उसका अपना निजी मकान, उसका अपना निजी प्लॉट, ये सब जो होता है वो निजी संसाधन होते हैं। दूसरा है सामुदायिक। वैसे संसाधन जिसमें पूरे कम्युनिटी का समान अधिकार प्राप्त होता है, पूरे समाज का, समुदाय का समान अधिकार प्राप्त होता है, वैसे संसाधनों को सामुदायिक संसाधन कहा जाता है।
इसके अंतर्गत आपका विद्यालय, पूजा स्थल, श्मशान, चारागाह, ये सब जो आते हैं ये सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जिन पर पूरे समुदाय का, पूरे समाज का बराबर का हक होता है। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। किसी देश के सीमा के अंतर्गत एवं समुद्री सीमा से 19.2 किलोमीटर की दूरी का जो क्षेत्र होता है उस राष्ट्र की संपत्ति होती है, और उस राष्ट्र के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत गिना जाता है। जैसे भारत में 19.2 किलोमीटर की तट रेखा से जितनी भी दूरी है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति होती है, उस पर किसी भी दूसरे देश का अधिकार नहीं होता है। जबकि 200 किलोमीटर की जो 200 नाइटिंगल मील की जो दूरी होती है वो जो होती है अपवर्जक क्षेत्र होता है। अपवर्जक का अर्थ होता है कि आर्थिक क्षेत्र। उतने दूरी के अंतर्गत हम कोई भी मछली उत्पादन, खनन आदि का कार्य कर सकते हैं। तो ये रहा आपकी राष्ट्रीय संसाधन। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पूरे विश्व की संसाधनों को गिना जाता है। इसके अंतर्गत 200 नाइटिंगल मील के बाद की जितनी भी दूरी आती है तट रेखा से, जो देश तटीय भाग में, जैसा हमारा भारत है तटीय भाग है, तो वहां से तटीय भाग से 200 किलोमीटर दूरी के बाद का जो भी भाग होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत गिना जाता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण में आते हैं। पहला है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन जिसकी संभावना हो कि ये संसाधन हम इस मिलने की संभावना है कि संसाधन का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, तो वैसे संसाधनों को संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे राजस्थान का जो क्षेत्र है, अब उस क्षेत्र में हम लोग हवा यानी वायु के द्वारा तकनीक का विकास कर हम वहां संसाधनों का विकास कर सकते हैं। जैसे पवन चक्की लगाकर राजस्थान में संसाधनों का विकास कर सकते हैं। दूसरा है ज्ञात संसाधन, वैसे संसाधन जिसका उपयोग कर रहे हैं और ज्ञात कोयला, अवराक, पेट्रोलियम, जहां जहां हमारे देश में खुदाई चल रही है और जिनका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, वैसे संसाधनों को ज्ञात संसाधन के अंतर्गत कहते हैं। अगला है भंडारी। बहुत से पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए ऐसे पदार्थ हैं जो भंडार के रूप में संचित हैं, लेकिन उनका उपयोग अभी बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है। वैसे संसाधनों को भंडारित संसाधन कहते हैं। और अगला है संचित। संचित संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो तकनीकी ज्ञान के अभाव में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं पड़ी हुई है। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं पड़ी है जिसको सस्ते तकनीकी ज्ञान के अभाव में मानव के द्वारा उसका अभी उपयोग नहीं किया जा रहा है। वैसे संसाधनों को संचित संसाधन के अंतर्गत गिना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों के उपयोग के बारे में। तो संसाधनों के उपयोग में हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी जो पदार्थ है उस पदार्थ का हम कैसे उपयोगी बनाएं। जैसे रेगिस्तान में पड़ा हुआ बालू और रेगिस्तान में पड़े हुए बालू की कोई उपयोगिता नहीं होती है। जब उसी बालू को हम लोग लाकर और उसे मकान वगैरह बनाने में उपयोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है।
तो ये जैसे खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन उसकी कोई उपयोगिता नहीं, और उसकी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए हम लोग अपने तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करके उसे उपयोगी बनाते हैं, जिससे वह खनिज हमारे लिए उपयोगी बन जाता है। जैसे खाद्य पदार्थों में फल और सब्जियां जो है उनको प्रोसेसिंग करके उसको अधिक उपयोगी बनाया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान परिवर्तन कर उसको उपयोगी बनाया जा सकता है। वस्तुओं के गुणों में परिवर्तन कर उसको उपयोगी बनाया जाता है। पर्यटक जगह है उसको सौंदर्यीकरण करके उसको उपयोगी बनाया जाता है। इस तरह देखा गया है कि विभिन्न वस्तुओं का रूप, आकृति, आकार में परिवर्तन कर उन संसाधनों को हम उपयोगी बना सकते हैं। अब आता है संसाधनों का नियोजन। अब हम लोग संसाधन को कैसे नियोजन करें, इस संबंध में सबसे पहले जानेंगे कि धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो समाप्त होने वाली है, तो उनका हम लोग विदोहन नहीं करेंगे, बर्बादी नहीं करेंगे, बल्कि अपने तकनीकी कुशल ज्ञान से उसको संरक्षित कर और उसका उपयोग करेंगे, जिससे उसका सतत उपयोग हो सके। इस तरह संसाधनों को नियोजन जो होता है, नियोजन करेंगे। अगला है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों को संरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है, जिससे भावी पीढ़ी को लगातार उसका उपयोग करने को मिलता रहे। उदाहरण स्वरूप जैसे पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों को हम काट दें तो क्या होगा कि भविष्य में हमें लकड़ियां प्राप्त नहीं हो पाएगी और हमारे आने वाली पीढ़ी को ये नहीं मिल पाएगी। या पेड़ पौधे के द्वारा जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है और पेड़ पौधों को जो हम नष्ट कर देंगे तो ये हमारे लिए संसाधन है, ये मानव के लिए उपयोगी है। इनसे फल और लकड़ियां प्राप्त होती है, साथ साथ ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, तो अतः इनका संरक्षण भी बहुत जरूरी है। जल को अगर हम प्रदूषित करते हैं तो जल को प्रदूषित करने से क्या होता है कि उस स्थिति में जल में पाए जाने वाले जलीय जीव मर जाते हैं, जो मानव के लिए उपयोगी हैं, मानव के लिए आहार का भी काम करते हैं। तो इस तरह इस जल को प्रदूषित होने से भी हमें बचाना है, जिससे ये संसाधन है इनको संरक्षित किया जा सकता है। वायु है, वायु को प्रदूषित होने से भी हमें बचाना है, जिसे वायु को प्रदूषित होने से बचाकर हम वायु को संरक्षित कर सकते हैं, जिससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सकता है। इसके बाद खनिज संपदा है, और भारतीय में जो खनिज संपदा है वो सीमित मात्रा में है, और हम इसका विदोहन एवं बर्बादी करेंगे तो ये खनिज पदार्थ भी एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को ये खनिज पदार्थ नहीं मिल सकते हैं। इस तरह देखा गया है कि संसाधनों के संरक्षण में खनिज, वायु, जल, पेड़ पौधे, वनस्पतियां आदि को संरक्षित करना भी बहुत ही आवश्यक है। इस तरह संसाधनों का संरक्षण हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग अभी संसाधन क्या है देख लिए, संसाधनों के प्रकार देखे, संसाधनों का वर्गीकरण देखे और संसाधनों का उपयोग देखे। अब हम लोग चलते हैं संसाधनों का नियोजन। संसाधनों का नियोजन कैसे होता है या कैसे करें, इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है नियोजन के संदर्भ में अन्वेषण क्या होता है। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना, रिसर्च करना, जांच करना।
तो किसी भी चीज को, संसाधन को पता लगाने के लिए हमें उसे संसाधनों की खोज करनी पड़ेगी, अन्वेषण करना पड़ेगा। अन्वेषण करने के बाद ही वो संसाधनों के बारे में पता चल पाएगा कि वे संसाधन हमारे लिए उपयोगी हैं अथवा नहीं। तो ये है, पहला आता है अन्वेषण, रिसर्च। दूसरा आता है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण, अब हम उसको सर्वे कराते हैं कि सर्वे के अंतर्गत कौन कौन से संसाधन कहां कहां पाए जाते हैं और किन किन संसाधनों की कहां कहां उपयोगिता है। उस संदर्भ में हम लोग आते हैं नियोजन के संदर्भ में। जैसे केरल राज्य में पाए जाने वाली मसाले और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाई जाती है, क्योंकि उसकी उपयोगिता जो है केवल भारत के केरल राज्य में ही नहीं है बल्कि भारत के विभिन्न जगहों पर है। या हमें खाड़ी देशों में प्राप्त होने वाले पेट्रोलियम पदार्थ जो है उनका जो सर्वेक्षण वहां पाया जाता है, अब पाने के बाद जो है दुनिया के विभिन्न देशों में पहुंचाया जाता है। तो ये सर्वेक्षण के द्वारा पता किया जाता है कि उनकी कहां कहां जरूरत है और कहां कहां नियोजन है। उस आधार पर सर्वेक्षण के द्वारा संसाधनों का नियोजन किया जाता है, नियोजित किया जाता है। अगला चीज है क्रियान्वयन। अब उन संसाधनों को कार्यकलाप किया जाता है विभिन्न उपयोगी या मांग वाली जगहों पर, उस जगह उसको पहुंचाया जाता है, जिसको क्रियान्वयन कहा जाता है। जैसे खनिज पदार्थ, तो खनिज पदार्थ को सबसे पहले रिसर्च किया जाता है, जांच किया जाता है, इसके बाद सर्वेक्षण किया जाता है कि है कि नहीं है। इसके बाद उस पर क्रियाकलाप, जो भी धातु गलन की प्रक्रिया होती है उसको, कार्यक्रम को चलाया जाता है। इसके बाद उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस तरह संसाधनों का हम लोग नियोजित करते हैं। अगला हम लोग चैप्टर चलते हैं, अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग संसाधनों का संरक्षण। और संसाधनों के संरक्षण में 1992 में विश्व स्तरीय एक सम्मेलन हुआ था, जिसको रियो डी जेनेरो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। रियो डी जेनेरो सम्मेलन के नाम से, रियो डी जेनेरो सम्मेलन के नाम से जानते हैं, जहां पर पृथ्वी के संसाधनों की बचत के लिए, जैसे भूतापन, जो भूमि का ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उसको बचाने के लिए रियो डी जेनेरो में 1992 में सम्मेलन हुआ था। जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उस संदर्भ में एक विश्व स्तरीय जो सम्मेलन हो रहा था, इस संबंध में ये संसाधनों के संरक्षण के लिए सम्मेलन विश्व स्तर पर किया गया था, ताकि जो हमारे जो संसाधन है वो नष्ट न हो पाए और उसका सतत एवं उपयोग जो है सतत एवं व्यापक रूप से होता रहे। और इस प्रकार हम लोगों का ये पाठ अध्याय 1 संसाधन एवं उपयोग समाप्त होता है।